नमस्कार साथियों, सीडीपी के नए सेशन में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरटीई 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आइए समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आरटीई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट के लिए भी, सीजीटेट के लिए भी और शिक्षक भर्ती के लिए भी, तीनों में आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरटी, एनएपी, एनसीएफ 2005 और 2022 इनको तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इनसे से 1, 2, 3, 4 नहीं 5, 6 प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। इन्हीं के प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आइए, मैंने इस वीडियो में आरटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। मेरे तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छूटा है। आइए हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, आरटीई 2009 बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला, आरटीई के प्रावधान के बाद बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला हम 135वें नंबर के देश हैं। आरटीई 2009 लागू होने के बाद बाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला हम 135वां नंबर का देश बनते हैं। आइए समझते हैं, इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये इसका पूरा नाम है। आपको नाम भी याद रखना है। सीटेट में तो 1-2 बार सिर्फ नाम को ही पूछ दिया गया है और नाम में भी कुछ शब्दों को आगे पीछे भ्रमित करके दे दिया रहता है, तो आप इसका नाम याद रखें। उसके बाद कुल अध्याय की बात करें तो आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय हैं। कुल धारा की बात करें तो 38 धाराएं हैं। अनुसूची की बात करें तो 1 अनुसूची है। जी हाँ, कुल 7 अध्याय हैं, कुल 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, उसका ब्यौरा दिया है। आइए समझते हैं। 12 दिसंबर सन 2002 में 12 दिसंबर सन 2002 में संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसे ए हटा दें तो क भी कहा जा सकता है। और भाग 3 में यह बात आती है, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। जी हाँ, डेट याद रखना है। 12 दिसंबर सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 12 दिसंबर सन 2002 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आरटी का प्रावधान था। आरटी एक्ट के तहत बहुत सारी बातें हैं। एक तो आप 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से आपको शिक्षा देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके गांव में पढ़े, चाहे वो सिटी में पढ़े, कहीं पर भी पढ़े। उसकी टीसी भी ले जाओगे तो कलेक्टर तक जानकारी जाएगी और वहां से वो उसका ब्यौरा शिक्षा विभाग लेगा और उसको कहीं न कहीं पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसको आप घर में नहीं रख सकते। 6 से 14 साल के बच्चे को किसी भी शर्त में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ये आरटी 2009 कहता है। इसलिए आरटी 2009 में बहुत सारे प्रावधान किए गए। आइए पहले इसकी शुरुआत को समझते हैं कि ये कब बना, कब पारित हुआ, उन चीजों को समझते हैं, फिर इसके विस्तार पर जाएंगे। आइए साथियों आगे समझते हैं आरटी 2009 के उद्देश्य। आखिर ऑलरेडी पहले से शिक्षा नीति चली आ रही है, तो क्या जरूरत पड़ी, किस उद्देश्य से आरटी 2009 को लाया गया और लागू किया गया, उसके पीछे क्या कारण थे, आइए समझते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। पहला है 6 से 14 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। सबसे पहला कारण था, क्योंकि ये मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21 का के कारण, इसलिए पहला जो चीज था ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। ना उसके घर वाले रोक पाए, ना कोई अधिकारी रोक पाए, ना कोई टीचर रोक पाए। हर बच्चा पढ़ेगा, ये उसका अधिकार होगा। और अभी दिव्यांग बच्चों के लिए इसको 6 से 18 साल भी किया गया था। तो इस तरह से देखें तो आरटी का सबसे पहला और जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे स्टेट में स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, वो इसका भी कहीं ना कहीं एक तरह से उल्लंघन है, क्योंकि आरटी में ही कहा गया है कि हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला होगा
और हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल मतलब माध्यमिक शाला होगा। इस आधार पर, आरटी के आधार पर गांव गांव में स्कूल खोले गए थे, हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल और हर 3 किलोमीटर में माध्यमिक स्कूल। लेकिन धन्य है हमारे देश के नेता जिन लोगों ने आरटी को ही खा गया समझा, और आरटी के अधिकार को दबाते हुए उन लोगों ने बहुत सारे स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर दिया और कह दिया गया कि हम बच्चों की संख्या कम होने के कारण उसको आपस में मर्ज कर रहे हैं। मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपके पिताजी का दिया हुआ खेत आप नहीं कमा पा रहे हैं तो क्या आप उस खेत को बेच देंगे? क्या आप उसको अच्छा समझते हैं? विकास की नीति क्या कहती है कि और आगे बढ़ना चाहिए और स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन हमारे देश में और उल्टा हो रहा है। खैर आइए, सीडीपी तो पढ़ना पड़ेगा, तो आईआईटी के दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। दूसरा उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ये नहीं कि गरीबों के लिए स्कूल है बस बना दो और जो भी चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, हर प्रकार की शिक्षा वहां पे होनी चाहिए, कलाकृति होनी चाहिए। सारी बातें जो है डिटेल से मैं आपको अध्यायवार जब जाएंगे तब चर्चा करूंगा। फिलहाल उद्देश्य में याद रखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। थर्ड यानी तीसरा उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब हर गली मोहल्ले, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं कोई पिछड़ा ना हो, हर जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना है। पहले समय में क्या होता था कि जो एजुकेटेड एरिया है वहां के लोग तो पढ़े लिखे होते थे तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, लेकिन जंगल क्षेत्र में रहने वाले जो पालक हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते थे। जागरूक न होने के कारण बच्चे अनपढ़ रह जाते थे और इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो उन तक भी शिक्षा पहुंचे, ये आईआईटी का मूल उद्देश्य था। तो 3 उद्देश्य है, ये 3 उद्देश्य मैंने आपको क्लियर बताने की कोशिश की है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ आईआईटी 2009। तो 20 जुलाई इंपॉर्टेंट तिथि है, क्या हुआ? राज्यसभा में पारित हुआ। दूसरा डेट है जुलाई के बाद अगस्त, 4 अगस्त 2009। बर्थडे याद रहे ना रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रहना चाहिए। 4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित। 26 अगस्त, ये भी अगस्त है बस तिथि बदला है, 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। 26 के बाद जस्ट दूसरे दिन 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन। 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन। 1 अप्रैल 2010 से आरटीई कब से लागू हुआ अगर पूछता है तो पूरे देश में, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग दिनों में किया वो अलग बात है, पर पूरे देश में कब लागू हुआ। और आपको सीटेट में सीजीटेट में पूछता भी है तो यही डेट पूछता, आपको यही डेट बताना होता है। तो कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। और इस तरह से हम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 135वें नंबर के देश बने। तो ये आरटी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अब इस अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है कार्य दिवस व शैक्षणिक घंटे। मतलब हमें शैक्षणिक घंटे कितने लेने होते हैं सप्ताह में, दिन में, वर्ष में, उसको थोड़ा समझते हैं। सीटेट में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर प्रति सप्ताह कार्य घंटे आपसे पूछे तो 45 घंटे लेना है। प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45 घंटे लेना है। अब आते हैं प्राथमिक स्कूल में, वर्ष में। प्राइमरी में मतलब 1 से 5 में अगर आपसे वर्ष में कार्य दिवस पूछे तो 200 दिन लेना है, मतलब 800 घंटे। प्राथमिक में 1 से 5 में 200 दिन 800 घंटे। और अगर इसी को माध्यमिक में पूछे 6 से 8 में, मिडिल स्कूल में पूछे, मतलब उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल कह सकते हैं, तो उसमें आपको लेना है, दिन में पूछे तो 220 दिन और घंटों में पूछे तो 1000 घंटे। दिन में 220 दिन और समय में पूछे घंटे में तो 1000 घंटे। प्राथमिक में 200 दिन और समय में पूछे तो 800 घंटे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा जो नीचे वाला डाटा आ रहा है। अब उसके बाद आपको समझना है प्राथमिक स्कूल में मतलब 1 से 5 में प्रतिदिन कार्य घंटे की, एक दिन में कितना कार्य करना पड़ता है। तो प्रतिदिन कार्य घंटे है 4 घंटे। 4 घंटे 40,000 महीना। अब आप सोच लीजिए कितना पैसा है, इसलिए पढ़िए। तो 1 से 5 में प्रतिदिन कार्य घंटे है 4 घंटे। अगर इसी तरह उच्च प्राथमिक अर्थात मिडिल में बात करें, माध्यमिक में 6 से 8 में, तो माध्यमिक में प्रतिदिन कार्य घंटे हैं 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटे 30 मिनट।
तो इस तरह से जिस डाटा में आपको दिया रहेगा पेपर में, आपको उसी डाटा में लिखना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये आरटी का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, जो अलग से पॉइंट थे। अब आरटी में टोटल 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्याय में से जो पहला अध्याय है उसमें 2 धाराएं आती है, जिसमें क्या क्या दिया है आइए समझते हैं। तो अध्याय 1, आरटी का अध्याय 1, जिसका नाम है प्रारंभिक या प्रस्तावना। अगर आपसे डायरेक्ट नाम पूछे कि आरटी के पहले अध्याय का क्या नाम है, तो आरटी के पहले अध्याय का नाम रखा गया है प्रारंभिक या प्रस्तावना। इसमें सिर्फ 2 धाराओं के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा 1 आता है और धारा 2 आता है। साथियों, मैं जानता हूं जब आप आरटी का वीडियो यूट्यूब में ढूंढेंगे तो आपको मुख्य मुख्य धाराओं के बारे में बताया जाएगा। उसमें प्रवेश के धारा के बारे में बताया जाएगा, धारा 17 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का आपको दंड नहीं देना है, मारपीट नहीं करना है बच्चे के साथ, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी उम्मीद छोड़ दें, आपको पूरा पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और कंफर्म्ड होना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे इस पॉइंट से हम तो बना के आएंगे ही आएंगे। अगर इस तरह के आपके विचार हैं तो आप मुझसे जुड़ें, अन्यथा किसी भी प्रकार का ऐसा बकवास करते हुए या टाइम पास करते हुए या कंपनी देते हुए अगर आपको मिलेगा तो मेरे पास इतना समय नहीं है। आपको सीरियसली पढ़ना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। आइए मैं आपको धारा 1 से धारा 38 तक कंटिन्यू बताऊंगा और सारे आरटी पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट भी आपको कहीं वीडियो से ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैंने इतना मेहनत करके बनाया है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप मेरे नंबर पर संपर्क करें जो स्क्रीन पे शो होगा। आइए धारा 1 को समझते हैं। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम का विस्तार और प्रारंभ। तो धारा 1 मैंने आपको नाम शुरू में ही बता दिया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो धारा 1 में क्या दिया है अगर आपसे पूछे, तो धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम का और काम विस्तार और प्रारंभ। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा चीज है धारा 2। धारा 2 में आपको याद रखना है, धारा 2 में शब्दावली और उनकी परिभाषाएं। आरटीई की अपनी कुछ शब्दावली है जिनके अपने कुछ कुछ अर्थ हैं, तो उनको अगर हम बात करें तो वो धारा 2 में दिया गया है, पर उसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। धारा 2 के बाद अब हम समझते हैं, ये हुआ अध्याय 1। तो अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं, तो 2 धाराएं हैं। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार है, और धारा 2 में क्या है, तो दिख रहा है शब्दावली और उनकी परिभाषाएं हैं। अब हम आते हैं किसमें, अध्याय 2 में। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 का क्या नाम है, तो आरटी का अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। याद रखिए, ये आरटीई 2009 का पूरा नाम नहीं है, ये धारा 2 अध्याय 2 का नाम है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और उसका नाम आपको शुरू में बताया हूं, उसको कंप्लीट वैसे ही याद रखना पड़ेगा। तो धारा 2 में 2 धाराएं आती है, धारा 3 और धारा 4 और धारा 5, 3 धाराएं आती है। इसमें धारा आती है धारा 1 और 2, और इसमें अध्याय 2 में 3 धाराएं आती है, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। तो धारा 3 में क्या दिया गया है, तो निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार। धारा 3 क्या कहता है, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार। कहने का क्या मतलब है कि आप बच्चे से किसी भी शर्त में, आप उसको चाहे बीच में चल रहा था स्कूल फीस के नाम से या ट्यूशन फीस के नाम से लोग पैसा ले लेते थे, तो किसी भी तरह से आरटी के बच्चे का पैसा आप ले ही नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने आरटी के बच्चे को किसी भी रूप में पैसा लिया तो उसका 10% आपको जुर्माना लगेगा, जितना पैसा आपने लिया होगा वो। अगर दूसरी बार आप गलती करते हैं तो पनिशमेंट और बढ़ेगा, तीसरी बार गलती करते हैं आपको सीधा आप समाप्त कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रजिस्टर्ड ही खत्म कर दिया जाएगा स्कूल का, नो यूडाइस मिलेगा आपको। इसलिए ध्यान रखें, आरटी के बच्चे को धारा 3 के तहत क्या कहता है, निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क पढ़ेगा, जो प्राइवेट स्कूल है 25% सीट, जितना भी अवेलेबल टोटल स्टूडेंट है उसका 25% सीट उसके लिए निर्धारित है, और उस 25% सीट को कभी भी आप उन बच्चों को फीस के लिए नहीं भेज सकते, ना किसी तरह से आप बोल नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है और शिकायत हो गया तो 10% जुर्माना देना पड़ेगा। तो यह है किस धारा के तहत, आरटी के धारा 3 के तहत। इसको पेरेंट्स भी याद रखें, आरटी का ठीक ठाक से पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कहता है, आयु के अनुसार प्रवेश। प्रवेश के संबंध में बहुत मनमानी करते हैं निजी स्कूल वाले, इसलिए पेरेंट्स भी इस बात का बहुत ध्यान रखें। आरटी में क्या बोलता है धारा 4 कि आयु के अनुसार प्रवेश होगा। आयु के अनुसार प्रवेश मतलब कितना, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3 साल है, तो आप उसको लेंगे 3 से 3.5 साल से शुरुआत है, और 5 साल तक के बच्चे को आप कहां पढ़ाएंगे, तो वो KG1 KG2 में जाएगा। उसके बाद जैसे ही उसको 6 साल होगा तो 5.5 साल में आप नर्सरी में अगर डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे को 6 साल हुआ तो 6 साल में आरटी में अगर आपको प्रवेश करना है तो आरटी में प्रवेश जो है कक्षा 1 में मिलेगा 6 साल के बच्चे को। तो 6 साल, और उसके बाद में नहीं मिलता है, या तो नर्सरी में एडमिशन होता है या तो कक्षा 1 में एडमिशन होता है। तो उसको कक्षा 1 में एडमिशन कराना तो 6 साल अनिवार्य है, और उसके पहले में 3.5 से 5 साल के बीच में आप नर्सरी में करा सकते हैं। तो याद रखना है आपको इसके लिए क्या है,
तो आयु के अनुसार प्रवेश है, 6 साल के बच्चे को कक्षा 1 में लेना है। और इसके लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए भी लोग घूमते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर नाम आ गया है बच्चे का तो आयु प्रमाणित करने के लिए कोई उसके पास सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसके माता पिता कहीं लिख कर दे भी दिए सत्यापन कि ये मेरा बच्चा है, ये इतने साल का है, तो उसको मानना पड़ेगा। ये आरटी में प्रावधान में लिखा है। बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या किसी भी प्रकार का ऐसा जिसमें उसका जन्म प्रमाण सत्यापित हो रहा हो, ऐसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसका माता पिता घोषणा करके देगा लिख के, उसको मानना पड़ेगा, स्कूल मना नहीं कर सकता। तो इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आयु के अनुसार प्रवेश किसमें लिखा है? धारा 6 में लिखा है। ग्राम पंचायत से भी बनवा सकता है, स्वयं से सत्यापित करके भी दे सकता है, या बर्थ सर्टिफिकेट है तो और अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकता है, बट रोका नहीं जा सकता, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आता है धारा 5। धारा 5 में क्या है? स्थानांतरण या टीसी प्राप्त करने का अधिकार है कि कोई बच्चा आरटी के तहत एडमिशन ले लिया किसी स्कूल में और उसको प्राइवेट है तो उसको टीसी नहीं दे रहा है, बोर्ड स्थानांतरण नहीं होगा, तुम्हारा कोई टीसी नहीं काट, ऐसी कोई बात नहीं है। टीसी प्राप्त करने का बच्चे को अधिकार है, स्वतंत्र भारत का नागरिक है और वो जहां चाहे, जिस स्कूल में चाहे, शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है, वो पढ़ सकता है। मैंने आपको कल बताया भी, 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार है बाल शिक्षा, आप रोक नहीं सकते, कोई उसको टीसी देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन वो स्वयं चाहे तो आरटी के बच्चे की टीसी अगर किसी प्रिंसिपल ने जबरदस्ती काट दिया और वो उसने कहीं कंप्लेन कर दिया तो स्कूल भी जाता रहेगा। वो खुद चाह रहा है, उसकी इच्छा है तो टीसी जाएगी, अन्यथा उसका टीसी कोई काट भी नहीं सकता। लेकिन अगर वो चाह रहा है तो उसकी टीसी देने से कोई मना भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए स्थानांतरण या टीसी प्राप्त करने का अधिकार है, और टीसी देते हैं तो उसकी पूरा रिकॉर्ड बीओ से डीओ में जाता है, और वो अगला कहां किस स्कूल में पढ़ रहा है, क्यों जा रहा है, वो सारी डिटेल उसमें रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन पढ़ाया छोड़ दिया उसके बाद आरटी, ऐसा नहीं होता है। एक बार नाम दर्ज हो गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड आगे गवर्नमेंट के पास जाता रहता है। बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा 6 से 14 साल तक। अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसको 6 से 18 साल तक आपको हर हाल में पढ़ाना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं, ये टोटल हो गया धारा 5 तक। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। धारा 1, अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक प्रस्तावना, जिसमें धाराएं हैं। पहली धारा है धारा 1, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। दूसरा है धारा 2, जिसमें है शब्दावली और उनकी परिभाषाएं। तीसरा आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें 3 धाराएं हैं। धारा 3 निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार, बच्चे को निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 3 में है। उसके बाद आयु के अनुसार प्रवेश किस धारा में है? तो धारा 4 में है। स्थानांतरण या टीसी प्राप्त करने का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 5 में है। और ये तीनों धाराएं 3, 4, 5 तीनों धाराएं किस में आती है? अध्याय 2 में आती है। इसके बाद आता है अध्याय 3, और अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता व संरक्षण के क्या कर्तव्य हैं, उसको धारा 3 में दिया गया है। तो आज हमने धारा 1, 2 पर चर्चा किया और इंट्रोडक्शन के जितने आरटी के पॉइंट थे उस पर चर्चा किया। ऐसे ही करते करते हम पूरे 38 धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जब आएगा तब आपको उसमें मिलेगा अध्याय 3 की धाराएं, 4, 5, 6, 7 अध्याय, टोटल 7 अध्याय को लाइन से कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।